पार्टियों के नेताओं की बैठक होने वाली है। अब इस पर बयानबाजी तेज हो गई है। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने करारा तंज कसा है। गुरुवार को चिराग पासवान ने पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार एक तरफा बिहार में पुल नहीं बना पा रहे और चल रहे हैं विपक्षी ब्रिज बनाने। जिस तरीके से नीतीश कुमार का बयान बनाया हुआ निर्माणाधीन पुल धराशायी हो गया है, उसी तरीके से तथाकथित विपक्षी एकता का ब्रिज भी ध्वस्त हो जाएगा। बिल्कुल होनी चाहिए जांच, बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि बिहार की जांच पर भैया कौन विश्वास करेगा। अगर इन्होंने सही में जांच करवाई होती और अगर ढंग से जांच हो गई होती तो वही पुल दोबारा इस तरीके से नहीं टूटता, इस तरीके से नहीं गिरता। पहली जांच की रिपोर्ट उस वक्त भी भाई बहुत बड़े बड़े दावे किए गए थे कि पता नहीं IIT रुड़की और कहां से क्या, कहां है वो रिपोर्ट भाई, किसकी जानकारी में है? पुल निर्माण में था, टूट गया, 2 दिन 4 दिन हल्ला हुआ, सब हुआ, जांच होगी, ये होगा, कार्रवाई होगी। उसके बाद क्या किया मुख्यमंत्री जी ने? हाथ पे हाथ धर के तकिए के ऊपर सर रख के सो गए। उसके बाद दोबारा उनकी नींद कब टूटती है? जब वही पुल पुनः टूट जाता है। और भाई कब से, दशकों से इस पुल के निर्माण का कार्य चल रहा है। कितनी बार इसकी राशि बढ़ाई गई है और इस तरीके से राशि बढ़ती गई। अगर मेरी जानकारी सही है तो 600-700 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। अभी हाल में जब ये टूटा है तो 1700 करोड़ पर आ गया। अभी इसके बाद अगर दोबारा होगा तो ये 2500, 2600, 2700 करोड़ तक ये जाएगा। तो ये पैसा किसका जा रहा है भैया? टैक्स पेयर्स का ये पैसा जा रहा है और ये पैसा सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार की देन चढ़ रहा है ये पैसा। तो ऐसे में जरूर इसकी राष्ट्रीय केंद्रीय एजेंसियों से इसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की जांच पर ना बिहार को विश्वास है ना बिहारियों को विश्वास है। अच्छा, अब यही देखिए, ये दोनों प्रश्न कितने हास्यास्पद लगते हैं सुनने में एक साथ। एक तरफ जो मुख्यमंत्री बिहार में पुल नहीं बना पा रहे, वो विपक्षी ब्रिज का वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह गुरुवार को छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर थे। वे संभागीय मुख्यालय जगदलपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि यहाँ के कका नहीं बल्कि खाका है जो भारत के पैसे को खा गए हैं, बस्तर में धर्मांतरण को छूट दे रखे हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में सनातन धर्म को खत्म करने का प्रयास कर रही है, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। सरकार ने देश के गरीबों के लिए जो काम किया उसको मैं बताने आया था। और यहाँ कांग्रेस की सरकार मोदी सरकार की योजनाओं को इतनी नफरत कि गरीबों को पक्का मकान भी नहीं दे पाया, इतनी नफरत। रमन सिंह को धन्यवाद जिन्होंने 1 रुपये से 35 किलो अनाज वाली योजना को वो बंद नहीं कर पाया, लेकिन मोदी जी के 5 किलो मुफ्त अनाज को गरीबों को नहीं देने का काम किया है। सरकार वो जाने वाली सरकार है। अगर उस सरकार को किसानों की हित की बात हो तो मोदी जी ने 1300 से 2200 रुपया धान की कीमत ले गया। इन्होंने 2500 रुपया कहा था। तो मेरा निवेदन होगा मुख्यमंत्री जी, आप 2500 रुपया अपना पैसा दें और साथ में 2200 रुपया मोदी जी वाला भी दें, एक मुश्त पीछे का, क्योंकि आगे तो आपकी सरकार रहेगी नहीं। इसीलिए बैकलॉग 5 साल का 2500 से हिसाब से चुकता करें।
वहीं कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब जम्मू कश्मीर पहुंच गया है। श्रीनगर के विश्व भारती महिला स्कूल की छात्राओं ने आरोप लगाया है कि उन्हें हिजाब पहनने से रोका जा रहा है। स्कूल के बाहर छात्राएं अपना विरोध भी जता रही हैं। आरोप है कि इन्हें हिजाब पहनकर स्कूल में घुसने की इजाजत नहीं दी जा रही है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी इस देश को गोडसे का देश बनाना चाहती है और जम्मू कश्मीर के लिए उनकी प्रयोगशाला बन गया है। उन्होंने आगे कहा कि पहले हमने कर्नाटक में ऐसी घटनाएं देखी और अब कश्मीर में भी हम इसे लागू होते देख रहे हैं। हमारे मुल्क है उसको गोडसे के मुल्क में तब्दील करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर उसके लिए एक तजुर्बागाह बन चुका है, लेबोरेटरी बन चुका है। हर चीज का तजुर्बा यहीं से शुरू होता है। और आज जो ये कर्नाटक में बात हुई थी, आज इसको कश्मीर में भी इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। ये सरासर हमें काबिल कबूल नहीं है। इसका बहुत जो है बुरा रिएक्शन होगा, क्योंकि कौन किस लिबास में रहना चाहता है ये हमारी जाती मर्जी होनी चाहिए। कोई इस पे ठोसना नहीं चाहिए, कोई चीज आप ठोस नहीं सकते किसी पे। और जिस तरह से ये हमारे मजहब पे हमारे मजहबी रहनुमा हैं, चाहे वो दाऊदी साहब हैं, चाहे वो बीरी साहब हैं, चाहे वो बरकती साहब हैं, चाहे वो मोहम्मद शफी साहब हैं, और कल जो इन्होंने एनआईए ने रहमतुल्लाह साहब को बुलाया, तो ये डायरेक्टली हमारे मजहब पे भी वार कर रहे हैं हमें। और जो मजहब में जो हमें आज़ादी मिली है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दी है कि हम क्या पहने, कौन सी जबान बोले, क्या खाएं, क्या पिए, हमारा मजहब क्या होना चाहिए, तो वो सब को ये अटैक कर रहे हैं। और ये जो है ये काबिल कबूल नहीं है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभी हमने बहुत बर्दाश्त किया। इन्होंने 2019 में हमारे वकार पे, हमारी शनाख्त पे अटैक किया, हमें हर हिसाब से डिस्पोजेस किया, हमें खुदा ना खास्ता बहुत हर तरीके से जलील किया। मगर अब ये हमारे मजहब के ऊपर, हमारे लिबास के ऊपर, हमारी बच्चियों के वो क्या पहने उस पे ये आ गए हैं। हमारे मजहबी रहनुमाओं की इज्जत उछाल रहे हैं। एनआईए क्यों बुलाए किसी को? क्या मुल्क है उसको गोडसे के मुल्क में तब्दील करना चाहते हैं और जम्मू कश्मीर उसके लिए एक तजुर्बागाह बन चुका है, लेबोरेटरी बन चुका है। हर चीज का तजुर्बा यहीं से शुरू होता है। वहीं उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दुर्घटना स्थल का जायजा लेने पहुंची थी। उन्होंने वहां इस हादसे में उड़ीसा सरकार की हर संभव मदद करने का वादा भी किया था। ममता बनर्जी ने इस हादसे पर बात करते हुए कहा कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की सरकार मिलकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वे मुफ्त में चिकित्सा उपलब्ध करा रहे हैं। हालांकि इस दौरान सीएम ममता बनर्जी रेल हादसे की सीबीआई जांच पर बीजेपी पर आक्रमण करती हुई नजर आई। आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ कहा। कुछ नहीं है तो कैसे होगा? कुछ तो हुआ। 3 ट्रेन एक साथ पे क्या हुआ ये निकालने का बात वो लोगों का है, लेकिन हमारा पास गवर्नमेंट है, इसी के लिए हम जो भी मर्जी कर सकता है ये नहीं हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन का एक सिस्टम होता है। एक एक आदमी एक एक दिन एक एक रकम कहे पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन माफिक, इसमें जिंदगी तो वापस नहीं आएगा। जो खून हमने देखा, जो लाश हमने देखा, जो आंसू हमने देखा, उसका कैफियत कौन देगा? उसको क्लैरिफिकेशन कौन करेगा? हम इसको विश्वास पूरा नहीं करते हैं। इसी के लिए 2 दिन का माफिक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है। आज तक ज्ञानेश्वरी एक्सप्रेस का रिजल्ट नहीं निकाला। मैंने सीबीआई को दिया था। हमारा समय में वो 2 एक्सीडेंट जो हुआ था सीपीएम ने किया था, और थोड़ा लोग है उसका साथ। हम जानबूझ के सीबीआई को दिया था क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के लिए। सीबीआई को देते हैं जब क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होता है। ये तो पहले से सप्रेस कर दिया। सेफ्टी रिव्यू कमीशन को रिपोर्ट करने से टाइम लगता है। हम रेल में 3 साल काम करके आया। मैं रेल को हाथ का मुट्ठी का माफी पहचानता है। कुछ नहीं है तो कैसे होगा? कुछ तो हुआ। 3 ट्रेन एक साथ पे क्या हुआ ये निकालने का बात वो लोगों का है, लेकिन हमारा पास गवर्नमेंट है।
वह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से खबर है। बता दें कि मुरादाबाद के थाना छजलेट में रहने वाले एक गरीब के द्वारा गांव के ही दबंगों पर आरोप लगाया गया कि दबंग गरीब की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो मुरादाबाद में गरीब ने गांव के दबंगों पर जमीन कब्जा करने की बात कही है, शिकायत की है, आरोप लगाया है। देखना यह होगा कि गरीब के इस शिकायत के बाद क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन कहीं से फोन आया, उन लोगों ने फिर वही जो हमारी जमीन जिसको कब्जा करना चाह रहा था मुस्तकीम, उसने वहीं पर वो पैमाइश उन लोगों ने दबाव में आकर के वो गलत पैमाइश करा कर निशान लगा के चले गए। और वहाँ पे हमारे जो पीछे आकर के उसने मुस्तकीम ने पुलिस के साथ मिल करके हमारी जमीन पिलर लगा दी गए। पिलर जबकि कोई आदेश नहीं था, ना ही किसी एसडीएम ने, ना ही किसी तहसीलदार ने, ना ही नायब साहब ने, किसी ने कोई आदेश नहीं दिया था कि पिलर हमारे खेत में लगा दिए जाए। उसने आकर के मुस्तकीम ने पुलिस से हमसाज होकर हमारे खेत में पिलर लगा दिए। हमारी जब खेत में पिलर लगा दिए, वो मुस्तकीम लाकर दूसरी पार्टी को दिखाने लगा कि जमीन ये मेरी है, उसको बेचने की कोशिश कर रही। हमने वो जमीन रोकनी चाहिए। अच्छा, कोई एग्रीमेंट का मामला आया है इसमें? जमीन में क्या कोई एग्रीमेंट भी कराया किसी ने? फर्जी तरीके एग्रीमेंट करा दिया है। लगभग यहाँ से वो 600 किलोमीटर दूर का रहने वाला बंदा है, ये पता नहीं कौन है, वो उसने एग्रीमेंट करा दिया जमीन का। जिस आदमी ने पहले ही मुझे इतना लथाड़ दिया, आज जिसने वो कर दिया, तो आज वो नक्शे के आधार पर कैसी पैमाइश होगी। मैंने बेर बेर गुहार लगाई, डीएम साहब से मिला, कमिश्नर साहब से मिला कि साहब अन्य तहसील द्वारा जांच कराई जाए, तहसील बिलारी से जांच कराई जाए या तहसील ठाकुर द्वारा। अच्छा, जिस नक्शे का विवाद चल रहा है, जिस जमीन का विवाद चल रहा है, उसका जमीन का कोई नंबर है? और आपकी कितनी जमीन है यहाँ? जबकि मेरा 157, 158, 159, 160, 161, 173, 74, 75, 76, 77, 78 ये मेरे नंबर हैं। रोड के दोनों साइडों में नंबर हैं। रोड जो हटावा है, जबकि मैं रोड से पश्चिम दिशा में जो उतरा हूँ, पूरब दिशा में मेरा कहीं कब्जा नहीं है। अब जिस नंबर का विवाद है वो कितनी जमीन हो, क्या नंबर है? वो 160 और 161 है, जिसमें जो है 4.5 बीघे मेरी है, 4.5 बीघे दूसरे की है, बाकी तीसरे की है। अच्छा, उसमें कोई अपनी पे काबिज हैं, वो अपनी पे काबिज है, मैं अपनी पे काबिज हूँ। अच्छा, पेड़ वेड़ कुछ लगे हुए हैं? उसके पेड़ लगे हुए थे, वो पेड़ काटा बराबर। मेरे में भी पेड़ लगे हुए हैं, लिफ्टिस का बाड़ा है, मेरे 2 पोल्ट्री फार्म है, जो दोनों पोल्ट्री फार्म मेरे मौजूद हैं। जिस आदमी ने पहले ही मुझे इतना लथा वहीं लखीमपुर खीरी जिला अस्पताल में बड़ा स्कैम चल रहा है। दरअसल डॉक्टर और जन औषधीय केंद्र मिलकर मरीजों को लूट रहे हैं। तो वहीं अब आर्या न्यूज के पत्रकार ने इस स्कैम का पर्दाफाश करने का प्रयास किया, तो सत्ता पक्ष के लोगों ने पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया और मोबाइल छीन लिया। जब 3 बार तुम लोग वीडियो दो से पहले 2 बार तुम हमको कह चुके हो, क्यों कैमरा ऑन करो जी? क्यों नहीं ऑन करें? क्यों ऑन करो? हमें या तो इसका बिल चाहिए, ठीक है, या इनके मेडिकल ये कह रहे हैं बाहर से तो इनका मेडिकल चेक किया जाए। अगर मेडिकल में दवाई ये नहीं निकलती है, मैं छोड़ दूंगा इसे। नहीं, बिल नहीं दिया, बिल नहीं, इसमें बोला दवाई अभी मरीज अभी, तो इसको क्या करें? बाद में सुबह तुम मिलोगे नहीं, किससे कहेंगे? अरे आपसे ले रहे हैं तो वो कहेंगे भैया जो रात में आना, फिर हम क्या करेंगे? वो आप दे दीजिए, इसको हटा दीजिए, चलिए इसको साइड में रख दीजिए। इस पे जो लिखा है वो दे दीजिए, निकालिए आप। मरीज को हमारे दवाई लगनी है, आप इस पे जो लिखा है वो दे दीजिए। जब 3 बार तुम लोग आप यहाँ के सीएमएस है, यहाँ पे जैसे कई समस्याएं आ रही हैं। हॉस्पिटल के अंदर एक जन औषधि केंद्र चल रहा है जो फुल एमआरपी पे दवाई बेच रहा है। आपके डॉक्टर्स भी सर जो इमरजेंसी पेशेंट आते हैं उनको 1 डोज लगभग 1500 से 1400 रुपये का डोजेस लिख रहे हैं। सर क्या कहेंगे इसमें? इसकी जानकारी आपने दी है, इस पर हम वर्कआउट करेंगे और इसको देखेंगे कि कहाँ कमी है और उनसे बात करेंगे जो ये दवाइयाँ रखे हुए हैं, जो बेच रहे हैं, ये कैसे इतनी महंगी दवा बेच रहे हैं, इसको देख करके हम बताएंगे आपको। वहीं बुलंदशहर में चाउमीन खाने को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। खुर्जा कोतवाली नगर के झुमका गांव में चाउमीन लेते समय आपस में 2 पक्ष में झगड़ा हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच लाठी डंडे चलने लगे, एक दूसरे पर दोनों पक्षों के लोगों ने हमला कर दिया। इस मारपीट में 4 लोग जख्मी हो गए हैं, जिन्हें जिला अस्पताल ले जाया गया और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर फिलहाल पुलिस विधिक कार्रवाई में जुटी हुई है।
वहीं केंद्र सरकार और प्रदेश की सरकार की महत्वपूर्ण योजना गंगा एक्सप्रेसवे के लिए जिला प्रशासन ने गंगा एक्सप्रेसवे के लिए अधिग्रहित की गई जमीन के मुआवजे को लेकर किसानों से अपील की है। गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण में रायबरेली के किसानों की लगभग 60 हेक्टेयर जमीन अधिग्रहित की गई है, जिसका 88 करोड़ रुपए मुआवजा किसानों को मिलना है, जिसमें अब तक 50% यानी 44 करोड़ के आसपास मुआवजा वितरित किया जा चुका है। इसमें 44 करोड़ मुआवजा वितरित होना बाकी है, जिसको वितरित करने के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। तहसीलों की टीमें गांव में घूम घूम कर किसानों के घर जा रही हैं। ज़्यादातर किसान बाहर होने की वजह से या तो मुआवजा राशि से सहमत नहीं है, इसके कारण मुआवजा लेने नहीं आ रहे हैं, इसलिए ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एडीएम प्रशासन प्रफुल्ल त्रिपाठी ने अपील करते हुए कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुआवजा लेने के लिए अपना बैंक पासबुक, फोटो, पैन कार्ड और खेत के कागज लेकर आए, जिससे मुआवजे का भुगतान समय से किसानों को कर दिया जाए। नहीं, मुआवजे का बताना चाहेंगे, मुआवजे का कोई पेंच नहीं फंसा है। दरअसल गंगा एक्सप्रेसवे में जो लगभग 60 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहण के अंतर्गत ली गई है और उसका लगभग 88 करोड़ का आसपास का मुआवजा है, जिसमें 40 करोड़ के आसपास का मुआवजा वितरित किया जा चुका है और रेस्ट मुआवजा वितरित करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। लगातार तहसीलों की टीमें गांव में घूम घूम के किसानों के यहाँ पे जा रही हैं, लेकिन ज़्यादातर किसान या तो बाहर हैं और या वो उस जो मुआवजे की राशि है उससे सहमत नहीं है, इसलिए वो मुआवजा लेने नहीं आ रहे हैं। तो इसलिए ये दिक्कत है और ये आपके माध्यम से हम अपील करना चाहेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो हमारे यहाँ पे आएँ और अपने प्रपत्रों को जमा करें। वो अपने बैंक के पासबुक, फ़ोटो और हिस्सा प्रमाण पत्र वगैरह लगा के दे दें, तो हम उनका जल्दी से जल्दी मुआवजे का भुगतान कर दें। इसी के लिए हमारा प्रयास चल रहा है और यही हमारी आपके माध्यम से लोगों से भी अपील है। वहीं आगरा के फाउंड्री नगर क्षेत्र में बन रहे फ्लैटेड इंडस्ट्री कॉम्प्लेक्स की गुरुवार को उद्घोषणा की गई। इसके बाद छोटे छोटे सभी उद्यमियों को योजना के बारे में जानकारी दी गई। उद्योग को नया रूप देने वाली योजना से उत्साहित आगरा के उद्योगपतियों ने योजना को काफी पसंद किया। 2 घंटे के अंदर ए और बी ब्लॉक में करीब 32 फैक्ट्री की बुकिंग हुई। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम लिमिटेड के उपाध्यक्ष राकेश गर्ग, दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। लंबे समय से मांग चली आ रही थी कि उद्योग के लिए, छोटे उद्यमियों के लिए एक फ्लैटेड फैक्ट्रीज हो, प्लग एंड प्ले फैक्ट्रीज हो। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार ये जो एमएसएमई विभाग हैं, ये लघु उद्योग निगम, उसने उत्तर प्रदेश में पहला एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाया है जिसमें 2000 फुट से के प्लेट्स जो है ना, वो बहुत ही एक तरह से लागत कॉस्ट पर यहाँ पर प्लग इन पूरी फैसिलिटीज़ के साथ में सारी तरह से अप्रूव फायर की और उनकी सारा जितनी भी और इसके अंदर आज हमारे आगरा के समस्त उद्योगों से यहाँ पर उद्यमी उपस्थित हो रहे हैं और यह जो फ्लैटेड इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यह छोटे उद्योगों के लिए और वाइट कैटेगरी के उद्योगों के लिए हम लोग प्लग एंड प्ले, यानी कि आप आइए, छोटे उद्योग लगाइए और तुरंत सीना प्लग एंड प्ले से अपना शुरू कीजिए उद्योग। यहाँ सभी प्रकार की एनओसीज, मान्यताएं, अनुमान्यता जो भी होती हैं वो आपको मिली होंगी पहले से। सरकार द्वारा जितनी भी सुविधाएं हैं वो यहाँ आपको मिलेंगी और यह उत्तर प्रदेश का पहला फ्लैटेड इंडस्ट्रीज कॉम्प्लेक्स है जो यहाँ शुरू होने जा रहा है। और इसके अंदर वहीं रायबरेली में दबंगों को शराब पीने से मना करना एक युवक को भारी पड़ गया। देर रात दबंगों ने घर में घुसकर युवक पर कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला कर दिया। मामला महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के अलारगंज गांव का है, जहां पर बलवान सिंह को गांव के अंदर पुलिया पर बैठकर शराब पी रहे युवकों को मना करना उस वक्त भारी पड़ गया जब देर रात दबंगों ने घर में सो रहे बलवान सिंह पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ जानलेवा हमला कर दिया। घायल की चीख पुकार सुनकर ग्रामीणों ने जब हमलावरों को दौड़ाया तो अंधेरे का फायदा उठाकर वो मौके से फरार होने में कामयाब रहे। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायल को इलाज के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां घायल की हालत गंभीर बनी हुई है। उसे देखते हुए जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया और अभी भी घायल की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है। अलारगंज के मामा हैं हमारे, इनको रात में लेटे थे अंदर मच्छरदानी लगा के, तो एक कोई आया है अनजान आदमी, तो उसने इनको कुल्हाड़ी से वार किया 3 बार। उसके बाद देख ही नहीं पाए, भाग गया वो। क्या कारण हो सकता है?
कारण असल में बाहर पुलिया है घर पे, तो वहीं कुछ लोग शराब वराब पिया करते हैं रात में, तो रोका था 1-2 बार, बस यही बात है। ये एक बलवंत नाम के युवक हैं जो CSC महाराजगंज से रेफर होकर हमारे पास आए हैं, जिनका बताया जा रहा है कि इनके साथ मारपीट हुई, जिनको काफ़ी गंभीर चोट आई हुई है, इनको भर्ती करके इनका इलाज चल रहा है। ये एक बलवंत नाम के युवक हैं जो CSC हिंदू बनकर पुलिस भर्ती की तैयारी, निकाह ना करने पर जान से मारने की धमकी, दिल्ली में साक्षी हत्याकांड की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी। यूपी के कानपुर देहात में पुलिस विभाग ने भर्ती होने की तैयारी कर रही एक छात्रा से मुस्लिम समुदाय के एक युवक ने नाम और धर्म छिपाकर दोस्ती की। युवक ने धर्म परिवर्तन और निकाह न करने पर युवती और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कानपुर देहात के मंगलपुर क्षेत्र में लव जिहाद का ये मामला सामने आया है। मुस्लिम समुदाय के एक युवक ने नाम और धर्म बदलकर पुलिस विभाग में भर्ती होने की तैयारी कर रही एक छात्रा से 4 साल पहले फेसबुक पर फ्रेंड्स रिक्वेस्ट भेजकर दोस्ती की, फिर खुद को सजातीय बताकर चैटिंग करता रहा। 2 साल तक फेसबुक पर दोनों के बीच चैटिंग चलती रही। 2 साल पहले मुलाकातों का सिलसिला शुरू हुआ तो युवक की असलियत सामने आई। युवक की असलियत सामने आने पर छात्रा ने उससे दोस्ती तोड़ ली, जिसके बाद से युवक छात्रा को लगातार धमकी दे रहा है। दिनांक 8 जून 2023 को थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात की रहने वाली एक वादिया के द्वारा थाने में तहरीर दिया गया, जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि एक व्यक्ति द्वारा फर्जी नाम से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा गया था और उसके साथ वह अभद्र चैटिंग करता था। जब वादिया को उसकी सही जानकारी प्राप्त हुई तो उसने उससे बात करने से मना किया, लेकिन वह व्यक्ति उसका पीछा करता रहा और उस पर धन परिवर्तन कर निकाह करने की धमकी देने लगा और उसके मना करने के बाद उसने कहा जान से मारने की भी धमकी दिया। उस तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के पश्चात थाना प्रभारी मंगलपुर के नेतृत्व में उसकी तत्काल गिरफ्तारी हेतु टीम गठित किया गया, जिसे आज ही गिरफ्तार कर लिया गया है तथा थाने पे नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराने के पश्चात आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला न्यायालय कानपुर देहात प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं रायबरेली में सदर तहसील के लेखपाल पर जानलेवा हमला हुआ है। लेखपाल को गंभीर हालत में जिला अस्पताल भेज दिया गया है। यहां चिकित्सकों ने लेखपाल की हालत खतरे से बाहर बताई है। मामला सदर तहसील के भदोखर थाना इलाके का है। यहां खनुआ गांव में सुरक्षित जमीन पर निर्माण की सूचना पाकर लेखपाल वेद प्रकाश सिंह का काम रुकवा दिया गया था। काम रुकवाने के बाद वापस सदर तहसील पहुंचे लेखपाल यहाँ काम खत्म करने के बाद अपने आवास के लिए निकले ही थे कि घर जाने के दौरान ही लेखपाल पर जानलेवा हमला हो गया। जिलाधिकारी महाराज श्रीवास्तव को मामले की सूचना मिलते ही उन्होंने एडीएम प्रशासन, एसडीएम सदर समेत कई अन्य अधिकारियों को अस्पताल रवाना किया। फिलहाल लेखपाल की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और लेखपाल की तहरीर पर नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने छापेमार कार्रवाई शुरू कर दी है। ये एक वेद प्रकाश सिंह नाम के लेखपाल हैं जिनकी उम्र तकरीबन 45 वर्ष बताई जा रही। पुलिस द्वारा लेके आए गए हमारे पास, बताया जा रहा है मारपीट हुआ था, तो उनका मेडिकल मुआयना वगैरह हुआ है। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार। संस्कृति, सभ्यता और सियासत, देश की हर धड़कन पर हमारी नजर। आर्या न्यूज, खबर पक्की। नजर हर अपराधी पर, नजर हर गुनाह पर, नजर उन पर भी जो अपराधियों को बचाते हैं, नजर उन पर भी जो गुनहगारों का साथ देते हैं। हमारी हर नजर का पूरा असर देखिए, अपराध से जुड़ी हर खबर चलता रहा है आर्या न्यूज और आर्या टीवी पर।
चेहरे जिनसे तय होते हैं समाज के सरोकार, हस्तियां जिनके हौसलों से मिलती है सपनों को उड़ान, शख्सियत जिनका संघर्ष संस्कृति, सभ्यता और सियासत, देश की हर धड़कन पर हमारी नजर। आर्या न्यूज़, खबर पक्की। नजर हर अपराधी पर, नजर हर गुनाह पर, नजर उन पर भी जो अपराधियों को बचाते हैं, नजर उन पर भी जो गुनहगारों का साथ देते हैं। हमारी हर नजर का पूरा असर देखिए, अपराध से जुड़ी हर खबर जल्द आ रहा है आर्या न्यूज और आरएफ टीवी पर। चेहरे जिनसे तय होते हैं समाज के सरोकार, हस्तियां जिनके हौसलों से मिलती है सपनों को उड़ान, शख्सियत जिनका संघर्ष है हमारी प्रेरणा, करोड़ों की भीड़ में वो लोग जो सबसे अलग है। मिलिए ऐसे ही चर्चित चेहरों से जिनका व्यक्तित्व है प्रभावशाली और शख्सियत है दमदार। दमदार शख्सियत में सिर्फ आर्या न्यूज पर। देश और दुनिया की जानकारी हर पल, कब क्या हुआ सूबे में, सूचना हर दम, गांव-गांव, शहर-शहर की हर हलचल। आर्या न्यूज, खबर पक्की। केसरिया शरद पवार को व्हाट्सएप पर मिली धमकी, पुलिस कमिश्नर से मिलने पहुंची सुप्रिया, बोली न्याय मांगने आई हूं। पहलवानों के मामले में बोले बृजभूषण शरण सिंह, चार्जशीट फाइनल होने तक इंतजार, तब बोलूंगा। बाबूलाल मरांडी बोले झारखंड में मजबूत हो रही लव जिहाद की जड़ें, सीएम सोरेन से बोले अपना कर्तव्य निभाइए। देश में कोरोना के 169 नए केस, एक्टिव केसों की संख्या में कमी। नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है। नाबालिग पहलवान के पिता के झूठी शिकायत की बात कबूलने के बाद बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के मामले में नया मोड़ आ गया है। पिता ने कहा कि उन्होंने WFI प्रमुख के खिलाफ यौन उत्पीड़न की झूठी शिकायत दर्ज कराई थी क्योंकि वो अपनी बेटी के साथ हुई नाइंसाफी से नाराज थे। जब इस पर भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख बृजभूषण सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी पुलिस जांच कर रही है। 15 तारीख तक सरकार ने वादा किया है कि चार्जशीट फाइल करेगी। 15 जून के बाद अगर बोलने की जरूरत होगी तो बोला जाएगा। अभी मुझे नहीं लगता कि इस मामले में मुझे कुछ बोलना चाहिए। पुलिस जांच कर रही है। 15 तारीख को तक सरकार ने वादा किया है कि चार्जशीट फाइल होगी। छोड़ दीजिए, आप छोड़ दीजिए। 15 तारीख तक पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी। 15 तारीख के बाद
अगर बोलने की जरूरत होगी तो बोला जाएगा जी। अभी मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में मुझे कुछ बोलना चाहिए। ब्रिजभूषण जी, एक सवाल और, 11 तारीख को एक रैली है बीजेपी का महासंपर्क अभियान की, एक बड़ी रैली होगी, उसमें तो आप पार्ट लेंगे सर? 5 की कैंसिल हुई? नहीं, वो थोड़ा क्लैरिफाई कर दीजिए सर। वो रैली पार्टी की है। हाँ जी, हाँ जी, वही। ठीक, और देश के हर संसदीय क्षेत्र में उस रैली का होना है जी। उसकी तारीख भी जी प्रदेश के द्वारा दी गई है और वो रैली 11 जून को मेरे लोकसभा के अंतर्गत रखी गई है। उस रैली का इससे कोई संबंध नहीं है। सर, क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई है, 15 तारीख तक जो भी समय दिया गया है रेसलर्स को, लेकिन बीच में डेवलपमेंट्स आई हैं, सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट यही माइनर वाले केस के, हालांकि कोर्ट में मामला आपने कह दिया, लेकिन क्या लगता है 15 तारीख तक क्या निकलेगा सर? देखिए, कोर्ट के निर्णय की प्रतीक्षा आप भी करें, हम भी करें, देश करे। ठीक है। वह उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से खबर है। बता दें कि मुरादाबाद के थाना छजलेट में रहने वाले एक गरीब के द्वारा गांव के ही दबंगों पर आरोप लगाया गया है कि दबंग गरीब की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि मुरादाबाद में गरीब की तरफ से गांव के दबंगों पर